अभिनंदन करें। मैं सीधे उनसे आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके हम अध्यक्ष जी और हमारी केंद्रीय मंत्री जी रामवीर विधूड़ी जी, कुलजीत सिंह चहल जी, संजय अग्रवाल जी औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। एक बार साथ ही साथ जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। नीलम धीमान जी दीप प्रज्वलन की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए, हमारी केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के द्वारा आज इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके जोरदार तालियों के साथ कतल ध्वनि से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय आदेश गुप्ता जी हमारे बीच, हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी भी हमारे बीच हैं। रामवीर विधूड़ी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष, संजय अग्रवाल जी प्रेसिडेंट पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं सभी हमारे माननीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में इंटेलेक्चुअल मीट बजट 2021 जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है और हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट पेश किया है, बहुत ही इसकी सोच दूरगामी सोच है। हम आए हुए अपने अतिथियों का सबसे पहले अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। स्मृति ईरानी जी हमारे बहुत ही व्यस्त शेड्यूल से इस विशेष कार्यक्रम के लिए, जो कि हमारा इंटेलेक्चुअल मीट जो दिल्ली के प्रबुद्ध लोग हैं वो आज विशेष रूप से यहाँ पर आई हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा कि उनको शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। जोरदार करतल ध्वनियों से उनका हम अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी से भी आग्रह करूंगा कि उनको पुष्प देकर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत। मैं प्रदीप मुल्तानी जी जो कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि स्मृति ईरानी जी का पुष्प देकर उनका अभिनंदन करेंगे। साकेत डालमिया जी से भी मैं आग्रह करूंगा, वाइस प्रेसिडेंट पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनको भी पुष्प गुच्छ देकर हमारे बीच हमारे भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं। मैं हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा योगिता सिंह जी से आग्रह करूंगा कि उनको शॉल पहनाकर हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगी। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मैं मोनिका पंत जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी को पुष्प देकर उनका अभिनंदन और स्वागत का मोमेंटो देंगे। हमारे बीच दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राम सिंह विधूड़ी जी हैं।
मैं पूजा सूरी जी से आग्रह करूंगा कि उनको शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। और सतीश गर्ग जी से आग्रह करूंगा कि उनको पुष्प देकर उनका अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों से हमारे आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। एक पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतीक चिन्ह संजय अग्रवाल जी जो अध्यक्ष हैं वो माननीय मंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी मुल्तानी जी और साकेत जी पीएचडी चैम्बर ऑफ, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत करें। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम में निभाई है। हम इनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करेंगे। पीछे इधर जो राइट में जो लोग खड़े हैं उधर कुछ सीट्स हैं, वहां पर बैठ सकते हैं जो राइट में लोग हैं। हमारे बीच पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हम लोगों को काफ़ी सहयोग दिया है। मैं नीलम धीमान जी जो कि हमारे प्रदेश की मंत्री हैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगी। नीलम धीमान जी, संजय अग्रवाल जी, ब्रजेश राय जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको पुष्प देकर उनका अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियों के साथ हम सब लोग अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे बीच कुलजीत सिंह चहल जी जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं और बजट के ऊपर जो सभी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में अलग अलग वर्गों के हो रहे हैं उस अभियान के प्रमुख भी हैं। इस कार्यक्रम में हम उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं अनमोल राणा जी से आग्रह करूंगा कि उनको शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और पूजा सूरी जी से भी आग्रह करूंगा कि उनको पुष्प देकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ। मित्रों, आज इतनी बड़ी संख्या में इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, एकेडमिशियन, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर हैं। और क्योंकि बजट अपने आप में कितना ऐतिहासिक है कि भारत कोविड के बाद एक बजट को पेश करना कितना मुश्किल था, उसके बावजूद इतना खूबसूरत और इतना अच्छा बजट जिसमें कि कोई भी टैक्स की डोज नहीं, एक ऐसा बजट आज भारत में हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिया है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी जो कि हमारे दिल्ली मैं संजय अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि ये यहाँ पर हम सब लोगों को इस बजट के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि वो एक पूरे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका जो विचार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन। आप सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ये एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए खुशी का दिन है चेंबर में, क्योंकि आप ये मानिए कि करीबन 10 महीने के बाद हम इस ऑडिटोरियम को भरा हुआ देख रहे हैं और ये हमारी दिल्ली बीजेपी के सौजन्य से हो रहा है और इसके लिए हम बहुत 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 धन्यवाद देते हैं आप सबका, क्योंकि आप लोग रौनक ले आए हैं। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो आपकी पार्टी से हैं उन्होंने हमारे पूरे व्यापार जगत में रौनक ले आई है। उन्होंने जो कोई इस बार जो बजट किया है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात एक और है कि हमारी जो मंत्री जी स्मृति ईरानी जी जो आज हमारे पास आई हैं हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनका जो है उनके भी मिनिस्ट्रीज़ के एक अलग से जिस तरह हम देख रहे हैं फंड्स में कितना कुछ क्या कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि
7 टेक्सटाइल पार्क जो इसमें बनेंगे, वो 7 टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क वो ऐसे हैं जो एक हम लोग सब यहाँ पर कहते थे और सोचते थे कि भाई हम लोग दूसरे देशों से पीछे छूट रहे हैं। आज सरकार ने इस मसले को हल कर दिया है। आज हम भी ये सोच सकते हैं कि हमारे पास 10-10 हज़ार वर्कर्स की ऐसी मेगा फैक्ट्रीज आएंगी जो बड़ी क्वांटिटी में, बड़े संख्या में हमारे यहाँ नौकरियाँ देंगी, लेकिन उसके साथ हमारा पूरा देश एक्सपोर्ट करेगा और कहाँ कहाँ पहुँचेगा। तो स्मृति ईरानी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इनकी मिनिस्ट्रीज़ का हमारे पीएचडी चैम्बर के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क और सपोर्ट रहा है। हमारी बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जहाँ में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट से सपोर्ट मिलता है, और ये सब इसीलिए पॉसिबल है कि एक सरकार की जो सकारात्मक सोच है, जो इंडस्ट्री को, चेंबर्स को और सबको साथ इन्वॉल्व करके चलने की है, इस सब को जिस तरह से एक माला में गूंद के हम लोग चल रहे हैं, आई थिंक यही है जिससे हम अपनी देश की सारी तकलीफ़ों को दूर कर पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज दिल्ली बीजेपी के पूरी टॉप लीडरशिप यहाँ पर है। यहाँ प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता जी हैं, यहाँ गोयल साहब हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और बहुत सारे गणमान्य नेता हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे भी मौका मिल रहा है यहाँ आज बजट के बारे में शेयर करने का। तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि नॉर्मली हम जो इंडस्ट्री चेंबर हैं, हम हमेशा डिमांड बजट से पहले करते रहते हैं, और जब बजट आ जाता है उसके बाद हम उसमें बहुत सारे अपने दुख बताते हैं कि साहब ये हमारे दुख नए बन गए और ये सारे दुख जो है आपने हटाए नहीं। इस बार इस बजट में एज अ चेंबर मैं सब लोगों से, अपने दोस्तों से, हमारे मेंबर से, हमारे सीनियर मेंबर से बात कर चुका। ज़्यादातर लोगों के पास बहुत कम तकलीफ़ें बची हैं। ऐसा तकलीफ़ें इतने बड़े देश में नहीं होंगी किसी की, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कम तकलीफ़ें बची हैं लोगों की। ज़्यादातर लोग इस बात से बहुत खुश हैं जो इस बजट ने नहीं किया। और क्या नहीं किया इस बजट ने? बजट ने एक काम नहीं किया जिसका सबको डर था। सबको ये डर था कि बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई टैक्स बढ़ाओ, इनकम टैक्स बढ़ाओ, और इनकम टैक्स इसलिए बढ़ाओ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी जो है खर्चा हुआ है सरकार का और टैक्स की रेवेन्यू की बहुत कमी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, ऐसा कोई लाजमी नहीं था, और ऐसा नहीं हुआ इस बजट में। ये है सबसे बड़ी इस बजट की खासियत कि आपका इनकम टैक्स नहीं हुआ। इसके अलावा जो आज इंडस्ट्री चेंबर की तरफ से हम लोग डिमांड कर रहे थे, हमारी मैक्सिमम डिमांड हम ये देख रहे हैं, जितनी चीज़ें हमने, जो को हम सो कॉल्ड मांगे बोलते हैं, जो कुछ हमने मांगे रखी थी, उनमें ज़्यादातर को सुना गया, ज़्यादातर को हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर काम हुआ। हमने एक बहुत मेजर रिक्वेस्ट करी थी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए। हम 3% जीडीपी का कह रहे थे, चलो 3% जीडीपी का नहीं हो पाया, लेकिन 2 गुने से ज़्यादा, करीब 2.37 टाइम्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट आया। ये खर्चा, ये हमारे देश को स्वस्थ बनाएगा, मजबूत बनाएगा, हमारी पूरी पॉपुलेशन को जो है मजबूत करेगा, और इस खर्च को जो करने से जो डिसीजन जो सरकार ने लिया है ये बहुत ज़्यादा वेलकम है। इसके साथ 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए, ये दिखाता है कि हमारा देश एक मजबूत देश है। हम लोग दुनिया में लीडरशिप की पोजीशन में अब पहुंचने के लिए तैयार हैं और पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये 35,000 करोड़ में हम लोग पूरे देश को मुफ्त वैक्सीन देंगे, लेकिन इसके साथ अपने बहुत सारे पड़ोसी देशों को भी मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। जितने और बड़े बड़े रईस देश हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर 1-2 कंट्रीज़ के एम्बेसडर से भी मुलाकात हुई अभी रिसेंटली। हम लोगों के इंटरेक्शन जब होते हैं, इस तरह का भी जिक्र आया। मैंने पूछा, साहब आप तो बहुत रिच, आप तो बहुत बड़े देशों में हैं, आप लोग कितने देशों में आप बांट रहे हैं वैक्सीन? सबका जवाब 0 था। अभी हम अपने आसपास कितने देशों में दे चुके हैं? 24 देशों का हम एग्री कर चुके हैं, और 60 देशों की कुल फहरिस्त ऑलरेडी बन चुकी है जिनको हम कोविड वैक्सीन देंगे। ये एक इस देश की बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है, और ये सब बजट में हो रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं जो है लापरवाही से खर्च हो रहे हैं। ये सब वो हैं जिन चीज़ों के हिसाब बना के सब कुछ देख समझ के किया जा रहा है। और
बजट में कोई चीज़ छुपाई नहीं गई। 9.5% का डेफिसिट, 9.5% का डेफिसिट, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है किसी भी सरकार के लिए मानना। ये हिम्मत करके माना और अगले साल के लिए भी 6.5% बोला हम भरेंगे और उसको बिल्कुल सही से उसे झेलेंगे और उसको कैसे हम लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। आगे के लिए भी एक ये रास्ता बताया कि हम एकदम से नहीं अपना डेफिसिट घटाने वाले, क्योंकि अभी देश को इस खर्चे की ज़रूरत है। हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं सिर्फ हेल्थ में नहीं, एजुकेशन में खर्चा हो रहा है और वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट में खर्चा हो रहा है। इन सब चीज़ों में जो चाहिए पैसा, सब जगह पर इन सारे मदों पर पैसा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा है इस देश का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो उसको जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी वो इस बजट में बिल्कुल ध्यान से पक्का दे दी गई है। आप लोग एक बात को शायद आप वाकिफ़ हैं कि नहीं, अगर आप 1 रुपया इकोनॉमी में खर्च करते हैं, बांटते हैं, तो उस 1 रुपये से वो 1 रुपया हमारे जीडीपी में बढ़ा देता है 1 रुपया, तो मल्टीप्लायर उसका हुआ 1। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई आप कोई रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं या फैक्ट्री बनाते हैं या कोई मशीनें लगाते हैं, तो 1 रुपया लगाने पर आपको 2.5 रुपये की रिटर्न मिलती है, जीडीपी 2.5 गुना बढ़ता है। और ये बजट हमारा जो बजट है, ये बजट इस साल करीबन 11.5 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगा। साथ में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जो और 5 लाख करोड़ रेस करेगा। तो इसलिए मैं चाहूँ तो अभी काफ़ी और बातें बता सकता हूँ, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि ये बजट एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव बजट है, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बजट है। इन मैनी वेज 1991 का जो एक पाथ ब्रेकिंग बजट था, ये उससे ज़्यादा बड़ा पाथ ब्रेकिंग बजट है। यही मेरी इसमें रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी सरकार को इसी तरह इसी एक इच्छा और इसी एक मंशा के साथ अगले बजट भी लाने चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद संजय जी। दीदी, आज इस कार्यक्रम में दिल्ली के सभी व्यापारी संगठनों के प्रमुख लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स अलग अलग फील्ड के हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, छोटी मार्केट के प्रधान हैं तो बड़ी बिलियनियर मार्केट के प्रधान भी हैं। मैं इसी कड़ी में जिस कार्यक्रम की कल्पना के पीछे दिल्ली में आज ये व्यापारियों का कार्यक्रम हो रहा है, तो बाद में युवाओं का भी है, प्रोफेशनल्स का अलग एक प्रोग्राम और है, जिनकी इस पूरी कल्पना रही। मैं हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर आए हुए सभी अतिथियों को संबोधित करें। आदरणीय आदेश गुप्ता जी। आज पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस सभागार में हम लोगों को केंद्र सरकार बजट जो हमारी वित्त मंत्री जी ने देशवासियों के लिए प्रस्तुत किया है, और उन सब बातों के लिए आज चर्चा के लिए हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारी भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री, एक प्रतिभावान नेत्री बहन स्मृति ईरानी जी, और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन भाई संजय अग्रवाल जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री और इस कार्यक्रम के संयोजक कुलजीत सिंह चहल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी सभागार में हैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी। इस सभागार में उपस्थित सभी प्रमुख उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां, इंटेलेक्चुअल क्लास की प्रमुख हस्तियां, जो मैं समझता हूं कि आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वो सिर्फ एक नहीं बल्कि एक संस्था के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो उनका दर्शन है, वो इस देश के 130 करोड़ देशवासियों के हित के लिए काम करना, और ये बजट उनका विजन डॉक्यूमेंट्स भी है, जिसमें उन्होंने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात कही है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस संस्कृति को मानते हैं, भारतीय संस्कृति, एक मंत्र है जो हम लोग सदा अपनी बातों में, अपने कार्यक्रम से पहले, और कई बार उसको शांति मंत्र भी कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। यानी हे ईश, हम प्रार्थना करते हैं सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, और सबके घर धन धान्य से भरे हों, और सब निरोगी हों। ये सब कल्पना और ये जो भारतीय संस्कृति की मूल भावना है, यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावना है। जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, वो उसी भावना से ओतप्रोत है। मैं पूरे बजट पर चर्चा करने के लिए इसका वाइडर एस्पेक्ट, जन कल्याण की भावना, और इसके एक एक माइक्रो बात करने के लिए हमारे बीच में हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, वो करेंगी। मैं आपको सिर्फ कुछ बातें दिल्ली के बारे में जरूर बताना चाहता हूं, और बजट की बात नहीं। जिस समय देश के अंदर कोरोना संकट पूरी दुनिया में छाया था, और उसका सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रभाव दिख रहा था, तो वो देश की राजधानी दिल्ली में दिख रहा था। दिल्ली में लोग परेशान थे, सही इलाज यहां नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली सरकार की जवाबदेही थी, वो काम नहीं कर पा रहे थे, कोर्ट से उनको कई बार फटकार भी लगी थी। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को कहा कि आप दिल्ली की स्थिति को संभालिए। और आपको ध्यान होगा कि उस समय हमने बहुत सारे ऐसे दृश्य, चाहे वो दिल्ली सरकार के एलएनजेपी हॉस्पिटल हो या और भी अस्पताल हो, वो भयावह दृश्य जब वीडियो हम लोगों ने देखते थे तो हृदय द्रवित हो जाता था कि दिल्ली देश की राजधानी, वहां पर ये हाल है। और उस समय केंद्र सरकार ने, चाहे वो किसी की दिल्ली के अंदर सरकार हो, उसकी परवाह नहीं की। उस समय केंद्र सरकार ने दिल्ली की स्थितियों को संभालने का काम किया है। और कोरोना के संकट में मुझे ध्यान है, जब पहली ऑल पार्टी मीटिंग हमारे गृह मंत्री जी ने बुलाई थी, उसमें हम गए थे। उसमें सब लोग कह रहे थे, एक ही मुद्दा था कि जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो बहुत एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, टेस्टिंग हो नहीं रही थी, ट्रेसिंग सरकार कर नहीं रही थी। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो जनता देख रही थी। इतना भय का वातावरण हो गया था कि लोग अपने नेटिव प्लेस की ओर भागने की राह देख रहे थे। बहुत लोगों से बात हुई थी, और उस समय एक जिम्मेदारी ऑन करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली वासियों की मदद करके उनको कोरोना संकट से निकालने का काम किया है। और यही नहीं, जिस समय यहां गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग जो यहां डेली दिहाड़ी पर काम करते थे, वो जब यहां से पलायन कर रहे थे, तो उनको वापस लाने का और उनको भोजन, उनको राशन देने का प्रबंध करने का काम किया। मुझे ध्यान है पूरे देश के अंदर गरीब कल्याण अन्नपूर्णा योजना में कितना राशन पूरे देश के अंदर दिया गया, और उसमें से 75 लाख लोगों को दिल्ली के अंदर मार्च से लगाकर पूरे नवंबर तक, दिसंबर तक उसको बढ़ाकर फ्री राशन, 5 किलो राशन, दाल और जो सुविधा है वो देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये दिल्ली के अंदर हुआ है। और इसी तरह से हमारी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में जिन्होंने अकाउंट्स खुलवाए थे, उनको आर्थिक मदद देने का काम 20 लाख महिलाओं को, 20 लाख हमारी जो दिल्ली में रहने वाली महिलाएं हैं, उनके अकाउंट्स में
पैसे देने का, आर्थिक सहायता देने का काम ये प्रधानमंत्री जी की ओर से किया गया। ऐसे कोरोना संकट के दौरान बहुत सारे संगठन थे, वो काम किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने आगे आकर जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली के लोगों की चिंता की है और दिल्ली के लोगों को कोरोना संकट से निकालने का काम किया। और जब भी जरूरत पड़ी है, मैं समझता हूं कि दिल्ली के लिए अगर कोई सबसे आज की तारीख में सबसे ज्वलंत विषय है तो पूरी दिल्ली में जब हम लोग 2-3 महीने पहले पॉल्यूशन की बात करते थे, आज पूरे 12 महीने कुछ इलाके छोड़ दिए जाएं तो जब हम लोग सुबह उठते हैं तो पॉल्यूशन की मार हमें देखने को मिलती है, वो PM 2.5 हो या PM 10 हो। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार ने ग्रीन बजट पेश किया था। उन ग्रीन बजट में 24 घोषणाएं की थी, 24 अनाउंसमेंट किए थे। उसमें 1000 इलेक्ट्रिक बसें थी, उसमें ग्रीन कॉरिडोर था, उसमें लास्ट मील कनेक्टिविटी थी, बहुत सारी योजनाएं थी। एक भी योजना आज 6 साल है पूरे नहीं हुई। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे हो या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे हो, या इस बजट के अंदर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, ये इस बजट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने इस बजट में दिल्ली वासियों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक तोहफा दिया है। और यही नहीं, प्रदूषण के मामले में मैं आपको जानकारी दूंगा तो आपको भी एक बहुत आश्चर्य होगा कि दिल्ली में बदरपुर में NTPC का प्लांट था, 885 एकड़ जमीन, वो पूरा का पूरा विश्व का सबसे बड़ा इको पार्क बनने जा रहा है। वो दिल्ली के पॉल्यूशन को, दिल्ली के पर्यावरण को सुरक्षित और संतुलित करने वाला ये बहुत बड़ा दिल्ली के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और ऐसा नहीं है, इस 885 एकड़ जमीन कोई सरकार उसको ऑक्शन भी कर सकती थी, वो कहीं बेच भी सकते थे। इस जमीन की कीमत इतनी, उसके अलावा 800 करोड़ रुपया उस पे लगने वाला। आप देखिए कितना बड़ा काम, सेकेंड लार्जेस्ट अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर ये इको पार्क है। ये हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा इको पार्क ये देश की राजधानी दिल्ली में बनने वाला है। और यही नहीं, DDA के द्वारा दिल्ली के अंदर एक बायोडाइवर्सिटी पार्क जो बुराड़ी में बहुत बड़ा बन रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है। इसी तरह ईस्ट दिल्ली में भी केंद्र सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है। तो ये बहुत सारे काम, जो काम दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑन करने चाहिए थे, लेने चाहिए थे। आज 65,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार का बजट है, लेकिन उन्होंने पॉल्यूशन के नाम पर एक पैसा खर्च नहीं किया, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के नाम पर पैसा नहीं खर्च किया। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों की चिंता, दिल्ली के लोगों की रक्षा और दिल्ली के लोगों को विकास की बात अगर करने वाले और काम करने वाला अगर कोई है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी चिंता करने वाले हैं और उनकी सरकार चिंता करने वाली है। हेल्थ में आप देख लीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, उसको रोकने का काम दिल्ली सरकार ने किया। पूरे देश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग उसके लाभान्वित हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में दुर्भाग्य, दिल्ली के अंदर वो योजना उन्होंने लागू नहीं की, और लागू की है तो बहुत देर से की है, वो शायद इस इलेक्शन में की है। तो मैं ये अभी नहीं की, अभी योजनाएं लागू नहीं की है। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली में सरकार जो केंद्र की योजना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में रोकने का काम दिल्ली सरकार ने किया है, लेकिन जब 2019 चुनाव से पहले उसको केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने दिल्ली में लागू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में जो क्लस्टर हैं उसमें 45 क्लस्टर के अंदर टेंडर और प्रोसेस हो गया है। जहां पर उनका क्लस्टर है वहीं पे उनको मल्टी स्टोरी फ्लैट दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ।
आप सोचिए दिल्ली का नजारा क्या होगा। वहां साफ सफाई, स्वच्छता, सीवेज सिस्टम, वहां की जितनी भी व्यवस्थाएं जो गड़बड़ थी वो सारी सुधर जाएंगी और वो लोग भी सही तरीके से सारी सर्विसेज ले पाएंगे। और इसी तरह से दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सब समाज के बिजनेस जगत के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मैं ये समझता हूं कि अनऑथराइज कॉलोनी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या। बहुत सारे लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, 50 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं। बहुत सरकारें आई और गई, बहुत सी सरकारों ने चुनाव से पहले उसको मुद्दा बनाया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका दुख दर्द समझा और दिल्ली की 1700 से अधिक कॉलोनियों को पक्का करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने उनको मालिकाना हक देने का काम किया जो आज तक किसी सरकार ने नहीं कर पाया है। अनगिनत काम, और मैं ये समझता हूं कि जब ये काम हो गया है तो आज जब कोई अनऑथराइज कॉलोनी का व्यक्ति जिसका 50 गज का 100 गज का मकान है, जब वो कन्विंस डेट लेके आता है तो भारत के प्रधानमंत्री जी को एक बार धन्यवाद जरूर करता है कि हमें अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर हमें मालिकाना हक मिल रहा है, जिसकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सारे काम जो दिल्ली के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए किए हैं, और बहुत सारे काम जिन कामों के बारे में हम लोग कहते हैं, हमारे देश का व्यापारी वर्ग दिल्ली में खासतौर से जिस तरह से लोहा, तांबा, सोना, चांदी पर ड्यूटी पर छूट के साथ ही पुराना जो व्यापार है उस पर 6 साल की सीमा को घटाकर 3 साल करना और ऑडिट सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ किए जाने से दिल्ली के व्यापारियों में प्रसन्नता की लहर है, खुशी की लहर है, संतोष की लहर है। और वहीं मैं आपको जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर बजट के अंदर जो 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, उससे भी जो लघु उद्योग उद्यमी है वो बहुत प्रसन्न है। और मैं आपको एक बात इसमें जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, दीदी यहां बैठी हैं, कारपोरेशन में एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो सीलिंग की तलवार हमेशा व्यापारियों के ऊपर लटकी रहती थी, उसमें सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने आगे आकर, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो यूडी मिनिस्ट्री हो, वहां अप्रोच करके उन समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। जैसे घरों के अंदर जो यूनिट लगी होती थी उसके अंदर पहले 5 किलोवाट की ही अनुमति थी, वो बढ़ाकर 11 किलोवाट और 9 लेवर की अनुमति दी है, जिसमें कोई भी घर के अंदर यूनिट लगी हो उस पर कोई सीलिंग का खतरा नहीं होगा। और इसी तरह से जो डीडीए से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को लगातार अगर कोई सबसे पहले आगे आकर व्यापारियों के हित में, उद्योग जगत के हित में कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे आकर काम करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गरीब कल्याण का मंत्र है, उस मंत्र को लेकर चलते हुए हम काम करते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जो 75 साल से बढ़ाकर जो आयकर रिटर्न की छूट दी गई है, उससे भी एक समाज के सीनियर सिटीजन ग्रुप के अंदर बहुत बड़ी खुशी की लहर है। इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और अंत में हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस जो हमेशा दिल्ली की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहती है, बहुत दिनों के से दिल्ली पुलिस के अंदर एक डिमांड थी कि उनका बजट बढ़ाया जाए, उनके यहाँ भर्ती बढ़ाई जाए। जो दिल्ली का जो एरिया, दिल्ली की आबादी बढ़ी है, जिससे दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट विभिन्न एरिया में हो सके, इसके लिए इस बार जो दिल्ली पुलिस के बजट में बढ़ोतरी की गई है, इसका भी हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। इससे दिल्ली का सुरक्षा चक्र मजबूत होगा और बढ़ेगा। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमारे केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वो बजट देश के लिए
हितकर है, देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दिल्ली के लिए भी कई मायनों में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सौगात दी हैं। हम इसका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी ने बताया कि किस तरह से ये बजट नई उम्मीद, नई उत्साह और नए उमंग के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस सोच को लेकर कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी सब कुछ मिले और जो अग्रणी है उनको भी सब कुछ मिले। साथियों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक ऐसी नेत्री जिन्होंने दिल्ली से अपनी राजनीति की शुरुआत करी, और दो पंक्ति मुझे याद आती हैं कि जहां हर सर झुक जाए उसे हम मंदिर कहते हैं, जहां हर नदी समा जाए उसे हम समुद्र कहते हैं। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है और जो हर युद्ध जीत जाए उसे हम स्मृति ईरानी जैसा सिकंदर कहते हैं। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी से, जिनको सुनने के लिए दिल्ली के हर एक कोने से हर एक वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनकी ओजस्वी वाणी से हम सबको मार्गदर्शन के आदरणीय स्मृति ईरानी जी। आज इस मंच पर अध्यक्ष जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जब स्वागत किया संजय अग्रवाल जी ने, तब पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के सौजन्य से सरदार पटेल जी की एक प्रतिमूर्ति हम सबके सम्मुख प्रस्तुत हुई। ये अपने आप में एक सुखद संयोग है कि आज जिस बजट की चर्चा के लिए सभी महानुभाव इस सभागार में उपस्थित हुए हैं, सरदार साहब के साथ ये बजट भी आत्मनिर्भर भारत को जोड़ने का बजट है। मुझे आज भी स्मरण है कि जब प्रतिमा को स्थापित करने का संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया, तब विपक्ष के नेताओं ने कटाक्ष किया कि प्रतिमा की जरूरत क्या है। आम जनमानस में से नागरिक स्तब्ध थे कि जिस व्यक्ति ने स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ भारत की संवैधानिक नींव रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उस व्यक्ति के गरिमामय जीवन को समर्पित एक स्टैचू से कांग्रेस पार्टी को क्यों किसी प्रकार का भेदभाव होना चाहिए, क्यों वो त्रस्त हो। ये बात और है कि उस पार्टी ने, उस परिवार ने कभी ये नहीं चाहा कि भारत के इतिहास में आम जनमानस, साधारण नागरिक जिसने देश को सशक्त करने में अपना योगदान दिया हो, उसका कहीं ना कहीं प्रोत्साहन हो, उसका कहीं ना कहीं गौरवगान हो। शायद उस पार्टी, उस परिवार ने यह भी नहीं चाहा कभी कि एक परिवार का नाम छोड़कर हिंदुस्तान की जबान पर किसी और का नाम ना हो। जब इस प्रतिमा को स्थापित करने की शुरुआत हुई, मैं तब गुजरात से सांसद थी, नरेंद्र भाई ने एक अलग प्रकार की अलख जगाई। कहा कि हर गांव से मिट्टी निकले, लोहे का दान हो, ताकि लौह पुरुष के नाम से इस प्रतिमा को जब स्थापित किया जाए तो हर गांव का योगदान उसमें इंगित किया जाए। ये बजट भी कुछ ऐसा ही, समाज के हर वर्ग, इंडस्ट्री के हर अंश का ये बजट है। लोगों की ये धारणा है कि बजट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बजट एक नेशन मेकिंग एक्टिविटी बन गई है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं। इतिहास के पन्ने अगर एक दशक पहले पलटे तो दिल्ली में ही एक अखबार में साल 2010 में एक खबर आई थी कि सालाना देश को
सिर्फ टॉयलेट ना होने की वजह से 24,000 करोड़ का देश को नुकसान होता है। आज से एक दशक पहले अखबार की सुर्खियों में दिल्ली में खबर थी कि मात्र पौष्टिक आहार ना पहुंचने की वजह से देश को सालाना $30 बिलियन का नुकसान होता है। तब सरकार किसकी थी, ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब जो भी सरकार में थे, ये विषय ना उनके दिल को छुआ, ना इस विषय ने उन्हें झिंझोड़ कर रखा, ना ही उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी की सरकार में कि शौचालय, पोषण जैसे मूलभूत सुविधाओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। मैं आज भी स्मरण करती हूं मंजर लाल किले की प्राचीर से, जब देश के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री बोले कि अगर महिला का सम्मान करना है तो कम से कम हर गरीब परिवार में एक टॉयलेट तो बनाना हम शुरू करें। मुझे आज भी याद है जब हम विपक्ष में थे, महिला सुरक्षा के बारे में चर्चा करते थे तो ये कहते हुए भी झिझकते थे कि महिला जब शौच के लिए बाहर जाती है तो जितने भी महिला शोषण के केसेस हैं उनमें से लगभग 50% केसेस तब देखे जाते हैं जब महिला बाहर शौच के लिए जाती है। इस बात को स्वीकार करना समाज के लिए कठिन हो गया था कि एक महिला शौच के लिए बाहर जाएगी तो या तो उसका बलात्कार होगा या उसके साथ छेड़खानी होगी। जानते सब थे, समाधान देता कोई नहीं था। और प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र में इस आवेदन को, इस निवेदन को प्रस्तुत किया, तब हर स्टेट की, हर प्रदेश की सरकार से आह्वान किया कि राष्ट्रीय इस यज्ञ में हम अकेले नहीं कर पाएंगे, देश की जनता को जुड़ना होगा। और स्वच्छ भारत अभियान ने जन्म लिया। कुछ लोगों ने उपहास उठाया कि कहां प्रधानमंत्री जी झाड़ू लेकर निकले हैं सफाई करने, लेकिन शायद उन लोगों को वर्ल्ड बैंक की उस स्टडी का अंदाजा नहीं था जिसने रेखांकित कर दिया था हमारी देश की इकोनॉमी में कि सालाना $50 बिलियन से ज्यादा का नुकसान देश को मात्र इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में स्वच्छता नहीं है। अब ये आंकड़ा मैं पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स में बता रही हूं ताकि मैं जानती हूं आप सब इन स्टडीज को देखकर क्वांटिफाइबल लॉस के ऊपर परिचर्चा और गोष्ठी अलग से कर सकते हैं। So the loss to a nation's economy because of lack of toilets, can you imagine, was calculated a decade ago to be close to $54 billion. The loss to a nation's economy because of lack of nutrition was calculated to $30 billion annually 10 years ago. प्रधानमंत्री जी ने जब ये आह्वान राष्ट्र के सम्मुख किया, तब मुझे आज भी याद है, मैं एचआरडी मंत्री थी, कुछ लोगों ने कहा बन जाएंगे टॉयलेट। तब हमने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, बोला है तो हो जाएगा। और देश के हर सरकारी स्कूल में एक नया आंदोलन सा हुआ, एक नई क्रांति सी हुई कि हमें बेटियों के संरक्षण में, बेटियों की शिक्षा में उनको बढ़ावा देने के लिए और उसको मूलभूत सुविधा देने के लिए कम से कम सरकारी स्कूल में एक महिला टॉयलेट जरूर बनाना है। 1 साल में लक्ष्य को पूरा किया। और आज देश की राजधानी में कह रही हूं कि आपने ऐसी सरकारों को देखा है जो घोषणा एक पीढ़ी करती थी, पत्थर दूसरी पीढ़ी रखती थी, तीसरी पीढ़ी के हाथ में फीता काटने का आज तक मौका नहीं आया, वो अलग बात है। लेकिन इस देश ने पहली बार एक ऐसी सरकार को देखा जिसने घोषणा की और एक समय अवधि में उस घोषणा को साकार करके दिखाया। और मात्र स्कूल में टॉयलेट बनाने तक सीमित नहीं रहे, देश भर में 4 लाख स्कूली टॉयलेट एक साल में बनाना, लेकिन साथ ही गत 6 वर्षों में देश में 10 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार एक टॉयलेट मिला। मुझे आज भी याद है विपक्ष के नेता बड़ी बड़ी डींगे हाँकते, चांद पे पहुंच जाएंगे, सिंगापुर बना देंगे, लेकिन टॉयलेट नहीं बना पाए।
और ये सोचते हुए भी दिल दहलता है कि सोचिए आप, एक परिवार में अगर 3 लोग भी हों तो देश में 30 करोड़ नागरिक हमारे दिन की शुरुआत बिना टॉयलेट के करते थे. We as people can possibly take it for granted because we've never seen that part of life. And God has been very kind. लेकिन सोचिए जिनके जीवन का संघर्ष ही हर सुबह से होता था, अपमान से होता था, तिरस्कार से होता था, अस्वच्छ वातावरण से होता था. इसलिए आज जब बजट के ऊपर विशिष्ट यहां पर हमारे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि संजय जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी ने अपने वक्तव्य को रखा, तो उसमें मात्र एक ही निवेदन जोड़ रही हूं. अगर हम बजट को मात्र इकोनॉमिक एक्टिविटी के दृष्टिकोण से ना देखें, सामाजिक और नेशन बिल्डिंग की दृष्टि से देखें, तो समझेंगे कि ये बजट विस्तार है मोदी जी के राष्ट्रीय कल्पना का. 10 करोड़ टॉयलेट बने और इस बजट में अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का आवंटन किया मोदी सरकार ने. जब प्रोनाउंसमेंट होती है तो इंडस्ट्री के ध्यान में मेगा टेक्सटाइल पार्क आता है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आते हैं, लेकिन मैन पावर के लिए, एक स्किल सेट के लिए, एक ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो मूलभूत सेवा है, उसकी फाउंडेशन को रखने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, एक नवनिर्मित भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए. बात जब सैनिटेशन की होती है तो हमारे देश में टॉयलेट के साथ साथ अभाव स्वच्छ पीने के पानी का भी कई परिवारों ने इन संघर्षों को देखा. मैं दिल्ली में जन्मी हूं, मुझे आज भी याद है, आज से 30-35 साल पहले आरके पुरम में रहती थी. गर्मी का मौसम आया मतलब तय करके रखिए कि आपको संघर्ष करना ही करना है. लेकिन आज जब उन व्यवस्थाओं की चुनौतियों को हम देखकर एक मुकाम पर आते हैं, बजट की ओर देखते हैं, तो मैं आनंदित हूं ये जानते हुए कि जल जीवन मिशन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की और संकल्प लिया कि हर घर तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पाइप के माध्यम से जाए, नलके के माध्यम से जाए. और अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चरली ये कितनी बड़ी चुनौती है, ये वो लोग भली भांति जानते हैं जिन्होंने वर्षों वर्ष से इंफ्रास्ट्रक्चर को फलते फूलते ना देखा हो. मोदी जी के नेतृत्व में जब स्वच्छ जल की बात हुई तो बहुत कम लोगों ने इस बात की चर्चा की होगी कि विश्व भर में स्वच्छ पानी ना पीने की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस होता है, उस लॉस को क्वांटिफाई किया गया है सालाना $260 बिलियन. जो लोग इसको सिर्फ सोशल सेक्टर स्पेंडिंग की दृष्टि से देखते हैं, वो समझ ले कि इसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी पर होता है, हमारे हेल्थ स्पेंड पर होता है. और आज भाजपा के कार्यकर्ता इस बात का गौरव कर सकते हैं कि मात्र 2 साल की अवधि में 3 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार नल से स्वच्छ जल मिल रहा है. और इसी संदर्भ में देश के 4,372 अर्बन लोकल बॉडीज में जल को पहुंचाने के लिए इस बजट में 2,80,000 करोड़ का लगभग आवंटन किया गया है ताकि देयर इज यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई. अपने आप में ये बातें कुछ लोगों को अचंभित करती हूं, क्योंकि चेंबर के प्लेटफॉर्म पर कई बार बातें शायद लेबर रिफॉर्म की हो, एमएसएमई के डेट रिस्ट्रक्चरिंग की हो, या फिर सप्लाई चेन को और कैसे सशक्त कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स को और कैसे डायनामिक बना सकते हैं, इन सब की चर्चा होती है. लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत हमारा जनमानस है. और जब तक हर नागरिक तक स्वच्छ पीने का पानी, टॉयलेट, आवास नहीं उपलब्ध कराते, तो क्या वाकई में हम अपने आप को प्रगतिशील कह पाएंगे? इसलिए आज
जब हम बात करते हैं देश के बजट की, आत्मनिर्भर भारत के बजट की, तो ये कहना उचित है कि एक तरफ जल जीवन मिशन के संदर्भ में सरकार ने बजट को आवंटित किया, बढ़ाया, दूसरी ओर जैसे संजय जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ा योगदान, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आपका उल्लेख संजय जी मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा 10 महीने बाद पूरा हॉल भरा हुआ है। मतलब 10 महीने पहले हालत क्या थी? विश्व भर में ये चर्चा होती थी 130 करोड़ का ये देश है, इस देश में गरीब का क्या होगा? भूखे पेट रात को सोएगा। इस देश के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा ये होती थी कि हमारे ग्रामीण अंचल में कोविड की महामारी का क्या इंपैक्ट होगा, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना क्या सशक्त है कि वो हेल्थ सिस्टम रिकवरी में अपना योगदान दे पाएगा। यह सत्य है, जैसे आदेश जी ने कहा, दिल्ली में जैसे ही लगा कि प्रदेश की सरकार बागडोर नहीं संभाल पा रही, तुरंत ही गृह मंत्री जी को प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया ताकि दिल्ली में ज्यादा जाने ना जाएं, दिल्ली की जनता सुरक्षित रहे। लेकिन थोड़ा अगर हेल्थ सिस्टम्स पर हम ध्यान फरमाएं, हमारे देश में बीमारी के वक्त गरीब परिवार की सबसे बड़ी चुनौती क्या? हम सब जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, प्रभु की कृपा है कि हमने वो संघर्ष नहीं देखा, लेकिन गरीब के घर में जाकर पूछिए, मां बीमार होती है तो कभी किसी को नहीं बताती, क्योंकि जानती है कि जेब में पैसा नहीं है इलाज का। वरिष्ठ नागरिक अगर किसी गरीब परिवार का सदस्य है तो बेटे को पिता नहीं बताते, मां नहीं बताती, क्योंकि जानती है कि जेब में पैसा नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की आयुष्मान भारत योजना की। देश के इतिहास में पहली बार 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना मेडिकल कवरेज देने वाली, 24,000 अस्पतालों से जोड़ने वाली गरीब जनता को अगर कोई सरकार हुई तो वो मोदी सरकार हुई। और आज जब आदेश जी कह रहे थे देश के 1.5 करोड़ नागरिकों को इसका फायदा मिल चुका है, मैं उसमें क्वांटिफाई कर दूं, 30,000 करोड़ का उनको फायदा हुआ। मतलब ये 1.5 करोड़ नागरिक हमारे कभी अस्पताल शायद जाते नहीं, जाते तो कहीं से उधार लेते तो कमर टूट जाती परिवार की, वो गरीब और गरीब हो जाता। 30,000 करोड़ का संरक्षण मेडिकल कवरेज नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको उपलब्ध कराया। साथ ही सब जानते हैं, बीमारी दिल की हो, किडनी की हो, डायलिसिस कराना हो, रोजमर्रा की दवा पर कितना खर्चा होता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जनऔषधि स्कीम की शुरुआत की और उसके अंतर्गत देश में 7,000 जनऔषधि केंद्र बनाए। कुछ लोगों ने क्वांटिफाई किया कि इसका फायदा कितना हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों को सालाना 3,600 करोड़ की बचत सिर्फ गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों ने की इन 7,000 जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से। जनता का पैसा बचा, गरीब को स्वस्थ करने में ये स्कीमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाई। और इस बार जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से स्वस्थ भारत की कल्पना प्रस्तुत हुई है, जिसके लिए बजटीय आवंटन 2,23,000 करोड़ से ज्यादा है, उसमें देश में 17,000 से ज्यादा ग्रामीण अंचल में और 11,000 से ज्यादा शहरी अंचल में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा भारत सरकार ने की। देश में हर जिले में इंटीग्रेटेड हेल्थ लैब खोलने की घोषणा इस बजट में हुई और 3,382 ब्लॉकों में पब्लिक हेल्थ यूनिट पहली बार जीवन में बनेगा इस बजट की वजह से। हम सब जानते हैं कि बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, कई प्रदेशों से लोग एम्स आते हैं,
मैंने तो वो नजारा देखा जम्मू में, कश्मीर में, जब लोग कहते बस एक एम्स की पर्ची कटा दीजिए ताकि हम दिल्ली पहुंच जाए, कुछ भी करके नेताओं के चक्कर काटे जाते। और मोदी सरकार ने कहा दिल्ली तक मत आओ, हम व्यवस्था आपके राज्य में करेंगे। और आज इस बजट में प्रधानमंत्री जी अभिनंदन के पात्र हैं कि देश के 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पतालों में ब्लॉक्स में स्थापित करने की इस बजट में घोषणा हुई। They say God is in the details and that is why I'm reading the details. क्योंकि कुछ लोगों को यह वहम था कि सेंसेक्स में उछाल हो गया है, बजट का सबसे बड़ा मापदंड वही है। नहीं, बजट का मापदंड ये भी, तकाजा ये भी कि गरीब को, सामान्य परिवारों को सरकार क्या सुविधा दे रही है और इन सुविधाओं के चलते किस नए भारत के निर्माण की हम कल्पना कर रहे हैं, क्या संकल्प ले रहे हैं। कुछ लोगों का भ्रम था कि आत्मनिर्भर भारत का बजट मतलब सिर्फ हम अपने आप में ही मस्त हो जाएंगे, संकुचित सोच के माध्यम से खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद ही कंज्यूम कर जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की विजन ये है कि विश्व स्तर की कंपनियां हिंदुस्तान की कंपनियां बने और उसके लिए अगर हमको कोई फाउंडेशन रखनी है तो वो फाउंडेशन रिसर्च भी है। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपया आवंटित करवाया गया। कुछ लोगों को यह लगता है कि रिसर्च मतलब एकेडमिक काम है, इसका इंडस्ट्री से कोई सरोकार नहीं है। अगर सरोकार है और उसका सबसे सफल कोई परिणाम दिखाना है तो वो पीपीई सूट्स के निर्माण में आप देख सकते हैं। यह वो देश है जिसने हिंदुस्तान की आजादी में कभी भी एक भी पीपीई सूट नहीं बनाया। मार्च के महीने में सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच में, सभी डॉक्टर्स, अस्पतालों के बीच में एक ही चिंता का विषय था कि देश में पीपीई सूट नहीं है। अगर डॉक्टर या नर्स को कोविड के पेशेंट के सामने जाना है तो हम उसके लिए मौत का सामान तय कर रहे हैं। इंटरनेशनल सारी बॉर्डर्स सील हो चुकी थी। तब देश की छोटी छोटी इकाइयों में एसएमई ने, कंपनीज ने खड़े होकर बोला, बताइए मोदी जी हम कैसे देश की मदद कर सकते हैं। संजय जी एमएसएमई का और टेक्सटाइल का उल्लेख कर रहे थे। हमारे पास देश में केवल एक लैब थी, वो भी कोयंबटूर। भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के सौजन्य से उस एक लैब तक देश भर की इंडस्ट्री के सैंपल पहुंचाए, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया कि हमें देश भर में लैब खोलने, और 1 महीने में देश में 11 लैब खुल गए। जो देश एक भी कंपनी के माध्यम से पीपीई सूट नहीं बनाता था, 3 महीने की अवधि में उस देश में 1100 कंपनियां खड़ी हो गई। उस देश में जहां पर 1 रुपया भी कोई पीपीई मैन्युफैक्चर करके नहीं कमाता था, उस देश में 3 महीने में $1 बिलियन की इंडस्ट्री सिर्फ पीपीई में खड़ी हो गई। और आज विश्व के 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर चीन के बाद सिर्फ 3 महीने में अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है। इसलिए आज आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं, मतलब make not only for local but also have good enough standards to go global। लेकिन ये सरकार लॉकडाउन की चुनौतियों के बावजूद, महामारी की चुनौतियों के बावजूद भी कैसे गवर्नेंस में रिफॉर्म लाता गया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दिल्ली में कितनी कॉलेजेस, कितने स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में चर्चा होती रही 30 साल तक कि शिक्षा प्रणाली को बदलना है। चर्चाएं होती रही, पॉलिसी नहीं बनी। और कोविड में लोग ये मानकर चले थे कि विश्व भर में कोई भी सरकार पॉलिसी का काम नहीं कर रही तो हिंदुस्तान में भी नहीं होगा। लेकिन लोहा मानिए नरेंद्र मोदी सरकार का, उनके नेतृत्व का, कि उन्होंने कोविड में बचाव का काम भी किया और पॉलिसी रिफॉर्म का काम भी किया। और इसीलिए आज जब बजट के संदर्भ में मैं चर्चा करती हूं
तो ये कहना उचित है कि इस बजट में घोषणा न सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को साकार करने की है, बल्कि देश के आदिवासी अंचल में 750 एकलव्य स्कूल बनाने की भी कल्पना इसी बजट में है। जिस सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया, उसी सरकार ने इस बजट में 100 सैनिक स्कूलों को स्थापित करने का भी बजटीय आवंटन किया। शिक्षा के साथ साथ स्किल्स की दृष्टि से भी सरकार ने अपने कार्यक्रमों को और सशक्त करने का और बल देने का इसमें उपाय किया है। आज आदेश जी ने दिल्ली के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्क्स की भूमिका को रखा और देश की सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि आज तो आदेश जी आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नरेंद्र मोदी सरकार की कई ऐसी घोषणाओं को, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को गिनवा सकते हैं, लेकिन इसी दिल्ली ने वो मंजर भी देखा जब स्टेडियम टूट रहा था। इसी दिल्ली ने वो मंजर भी देखा जब गेम्स के हवाले से पूरी दुनिया यहां आई और हम सब शर्मसार हुए थे। और इसलिए आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस बात का हम गर्व कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस बजट में रेल में 1 लाख करोड़ की घोषणा हुई। और मैं ये बता दूं कि 1 लाख करोड़ का मतलब क्या, रेल में अगर 1 किलोमीटर रेल का काम होता है लाइन का, तो 24,000 मैन डेज का काम विकसित होता है। सड़क के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट में आवंटित किया गया। सड़क 1 किलोमीटर बनती है तो 900 मैन डेज का काम सृजित होता है हमारी जनता के लिए। और यह भी बतला दूं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की एक बहुत बड़ी घोषणा हुई थी दिसंबर 2019 में। कहा गया था 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हम लोग साल 2020 में कंप्लीट कर लेंगे। लोगों को शायद ये बात ध्यान नहीं आदेश जी कि साल 2020 में 217 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए और जो वचन दिया था मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के उन प्रोजेक्ट्स को भी लॉकडाउन और कोविड की परिस्थिति में मोदी सरकार ने पूरा किया। इसलिए आज जब आदेश जी गिनवा रहे थे कि ऑडिट की सीमा को कैसे बढ़ाया गया, जब आप बता रहे थे कैसे सीलिंग में भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉजिटिव भूमिका निभाई, तो मुझे लगता है अंतोगत्वा जब हम बजट की बात करें तो उसको मात्र इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक सोशल रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी की दृष्टि से भी देखें, जिसको फलीभूत किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। मुझे इस बात का ज्ञान है कि जो निवर्तमान सांसद थे अमेठी के, वो तलाश रहे हैं कि इस बजट में क्या खोट ढूंढूं, अभी तक मिला नहीं है, अभी तक मिला नहीं है। लेकिन एक साधारण हिंदुस्तानी जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, उसे इस बात का रंज नहीं होना चाहिए कि इस बजट के माध्यम से जानें बचती हैं तो उसका समर्थन हो। यहां मेडिकल कम्युनिटी के जितने प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आप सब जानते हैं कि न्यूमोकॉकल वैक्सीन के देश भर में उपलब्ध ना होने की वजह से सालाना देश में 50,000 बच्चों की मौत होती है। मैं अचंभित थी कि इस बार जब बजट में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि न्यूमोकॉकल वैक्सीन अब देश के हर राज्य में उपलब्ध होगा, देश में 50,000 मासूम बच्चों की जानें बचेंगी, तब भी अमेठी के पूर्व सांसद के मुख से एक शब्द नहीं निकला। जब ये घोषणा हुई, न्यूमोकॉकल ठीक है सर मैं मानती हूं, मे बी यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन जब ये घोषणा हुई कि वैक्सीन हिंदुस्तान में बन रहे हैं और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन होगा ताकि साधारण हिंदुस्तानी की जान बच सके, तब भी समर्थन नहीं किया। जब यह घोषणा हुई
कि देश के 10 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके बैंक के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया सीधा बैंक में ट्रांसफर कराया, तब भी कुछ नहीं। जब नरेंद्र मोदी सरकार ने यह घोषणा की कि एग्रीकल्चरल इंफ्रा फंड जो है वो 1 लाख करोड़ तक का, अब उसमें से मंडियों को भी सशक्त और मॉडर्नाइज करने का आवंटन किया है मोदी सरकार ने, तब भी कोई समर्थन नहीं किया। और मैं समझ सकती हूं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद ढंग से पढ़ा ना हो। पढ़ा होता तो शायद ये भी जानते कि आज जो एग्रीकल्चर पर इतना हमको जागृत करने का राहुल जी प्रयास कर रहे हैं, वो कम से कम इस जवाब को जरूर ढूंढते कि पंजाब सरकार ने, कांग्रेस की पार्टी ने पंजाब में क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के ऊपर 5 साल की सजा को सुनिश्चित किया। इसलिए आज का ये कार्यक्रम कोई मात्र इंटेलेक्चुअल या इंडस्ट्री और कॉमर्स की मीटिंग नहीं है। मैं इस सभागार को इस दृष्टि से नहीं देखती। मेरे लिए एक एक व्यक्ति जो आज यहां पर विराजमान है, वो व्यक्ति है जो हिंदुस्तान की प्रगति देखना चाहता है, वो व्यक्ति है जो हिंदुस्तान की शान को बढ़ने देखना चाहता है। और ये मैं पूर्ण विश्वास से कह सकती हूं कि यहां पर उपस्थित एक भी व्यक्ति, उसकी विचारधारा चाहे कोई भी क्यों ना हो, कभी भी देश की राजधानी में भारत के टुकड़े का नारा नहीं देगा, तिरंगे का अपमान नहीं करेगा और नरेंद्र मोदी के सार्थक कामों में नरेंद्र मोदी का साथ देगा। और इसलिए आज भले ही मुझे आमंत्रित किया गया हो कि मैं बजट की दृष्टि से आप सबके साथ इस परिचर्चा में भाग लूं, लेकिन मेरे लिए ये एक अलग मौका है। दिल्ली प्रदेश में आप में से कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी गरीब का संरक्षण किया, गरीब को मदद पहुंचाई। इस बजट में हेल्थ केयर के लिए प्रावधान है, लेकिन आज मेरा कर्तव्य है कि आप जैसे डॉक्टर्स को, मेडिकल कम्युनिटी को मैं आभार व्यक्त करूं। दिल्ली के कई ट्रेडर्स यहां पर आज उपस्थित हैं। आदेश जी सीलिंग की दृष्टि से चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं जानती हूं कि चाहे वो चांदनी चौक हो, मेरी आवाज